जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा ये 17वां लेसन या फिर 17वां पार्ट चल रहा है और हमने इस टॉपिक के अंदर करना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि किस किस से क्वेश्चन आएंगे। ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और एक चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हमें ये जानना होगा कि एक क्या होता है, चर क्या होता है, रैखिक क्या होती है और समीकरण क्या होती है। देखो, समीकरण क्या होता है ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है पूरा का पूरा, क्योंकि समीकरण को बताने से पहले मैंने बहुपद बताया था और बहुपद को बताने के बाद ही मैंने समीकरण को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, रैखिक भी बता दिया था कि रैखिक क्या होते हैं। इसके बाद हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखो, अब की बार भी रीट का एग्ज़ाम हुआ, सब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो रीट मेंस के एग्ज़ाम में इसी सारणी से एक क्वेश्चन आया था। वो आया था इस अनुपातों के बेस्ड पर। ठीक है, वो भी क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ था, जिसकी मैथ सब्जेक्ट था उसी ने किया था, बाकी तो कोई उसके लोहे भी नहीं लगा था। ठीक है, तो मैं आपको इस सारणी के द्वारा मतलब इस सारणी को बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और इस सारणी को यदि आपने समझ लिया तो मतलब इस चैप्टर से तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा इन सवालों को हल करने के लिए दो तीन विधियाँ होती है, जैसे विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक वज्र गुणन विधि है। देखिए, ये वज्र गुणन विधि है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये इसका नाम ही ठीक है, बस इसको पढ़ा रहने दो, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यह है सिलेबस। देखिए, अब हम बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं, और ये जो पहला वाला पार्ट है अर्थमेटिक और एल्जेब्रा, नहीं सॉरी, नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा। नंबर सिस्टम हमने पूरा का पूरा सल्टा दिया है, और अब कर रहे हैं बहुपद, सॉरी, एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर हमने बहुपदों के गुणनखंड, बीजीय सर्वय समीकरण, उनके शून्याङ्कों का अर्थ, उनके विभाजन एल्गोरिथम और द्विघात समीकरण, जो हमने लास्ट पार्ट किया था वो द्विघात समीकरण का था। इसके बाद हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसी वीडियो में सल्टा देनी है। इसके बाद हम करेंगे ये थ्योरी वाला, सॉरी क्या नाम है इसका, अर्थमेटिक। इसके बाद अर्थमेटिक शुरू करेंगे। ठीक है, सीटेट का सिलेबस है, सीटेट में इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, ये भी आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, सब पहले समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक का एको एक तो मतलब अपने बचपन से पढ़ा है, तो एक होते ही हैं। चर क्या होते हैं? चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल वे होते हैं जिनके मान कभी कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, वेरिएबल कैसे? जैसे देखो, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी? एक होगी। रैखिक, फिर आता है द्विघात, फिर आता है त्रिघात, फिर आता है बहुघातीय या फिर बहुपदीय। ठीक है, तो रैखिक का मतलब हमें घात कितनी मिलेगी? एक। और समीकरण का क्या अर्थ होगा कि बराबर में क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, या उसमें बराबर का साइन मिलेगा। समीकरण की मूल पहचान क्या होती है कि उसमें बराबर का निशान मिलेगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होंगे? जैसे देखो, x प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखो, इसमें चर कितने हैं? एक ही है ना, x। और समीकरण कैसे हुई? बराबर का निशान मिल गया। और रैखिक कैसे हुई? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं। आप ये बताइए कि x प्लस में 3 प्लस में y बराबर में 0। ठीक है, x प्लस में 3 y प्लस वाई बराबर में 0। ये बताइए, क्या ये रैखिक समीकरण है? तो नहीं, ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है। क्या एक चर वाला नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई। तो हम 5-7 मिनट के लिए ये समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चर हो गए ना, एक्स और वाई, तो ये क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसके बाद देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण को एक ही के द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन दो चर वाली यदि रैखिक समीकरण मिल गई हमें, जैसे x प्लस में 3 प्लस में y बराबर 0, तो इसको हल करने के लिए हमें दूसरी दो चर वाली रैखिक समीकरण का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण डायरेक्ट हल की जा सकती है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें दो रैखिक समीकरण का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर भी बताया गया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसमें हमें एक चर मिलेगा, बराबर का साइन मिलेगा, और यही क्या कहलाएगी? समीकरण कहलाएगी।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बेरा पड़ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या, ठीक है। देखो जैसे ये समीकरण है 2x - 3 = 7, इसमें देखो चर एक ही है क्योंकि x y z एक ही है, बराबर का साइन है, इसका मतलब ये समीकरण है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना आपको आता है। जैसे ये -3 है तो सबसे पहले जो चर है ना उनको एक तरफ रखेंगे और जो अचर हैं उनको एक तरफ। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि 2x प्लस में 3x माइनस के 3 बराबर में 7, तो हम क्या करते, जो x वाले पद है ना उनको एक तरफ बेड़े कर लेते और जो बिना x के हैं उनको एक तरफ बेड़े कर लेते, मतलब x वालों को एक तरफ ले आते और जो बिना x के हैं उनको एक तरफ ले आते। जैसे देखो यहाँ पर किया गया ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम ऐसे समझो, ये वैसी बच्चों की कहानी है। जैसे 2x - 3 है, ये माइनस का 3 है, बराबर के ऊपर से होके जाएगा तो निशान चेंज हो जाएगा, ये -3 है, ये +3 हो जाएगा, यानी 7 + 3, ठीक है। और यहाँ देखो 7 और 3 कितने हो गए 10, बराबर में कितना हो गया 2x। अब 2 गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में, ठीक है। यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और देखो इसका मान x का मान 5 ही क्यों आया, भी x का हमें 2 मान क्यों नहीं मिले, एक ही मान क्यों मिला, क्यों, क्योंकि ये जो हमें समीकरण दी गई है इसमें जो हाईएस्ट पावर है ना वो कितनी है 1 है। अगर यदि x की हाईएस्ट पावर 2 3 4 यानी इतनी ज़्यादा बड़ी होती तो क्या होता, x की उतने ही मान मिलते। जैसे x की पावर 5 हो, यहाँ पर 2x की पावर 5, तो हमें कितने हल मिलेंगे, उसके 5 हल मिलेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। जैसे देखो ये है 2y + 9 = 4, तो क्या होगा y के पदों को एक तरफ ले आना है और जो अंक है उनको एक तरफ ले आना है। देखो 2y = 4 - 9, यहाँ पर माइनस के 5 बच गए और y = -5/2। तो देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उनको इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इस प्रकार आ जाएँ तो कैसे होंगे, ये परिमेय के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है, तो ये प्लस का 5/2 है, इधर जाएगा माइनस का 5/2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इन संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग वो पहले वाले दूसरे वाले पार्ट में आपको बता दिए थे, तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए 15/4 - 7x बराबर में 9, ठीक है। तो ये माइनस का 7x है ना, इसको इधर भेज दो, या फिर ये जो प्लस का 15/4 है इसको इधर भेज दो। देखो माइनस का 7x बराबर में 9 माइनस का 15/4, यहाँ पर माइनस का 7x, इसको सॉल्व करेंगे 21/4, ये माइनस का 7 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, ये कट जाएंगे आपस में, माइनस का 3/4 बच जाएगा, ठीक है। देखो आगे इसको सरल करना, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है ना तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही आपके कोचिंग वाले टीचर कर सकते हैं, टीचर तो कुछ कर ही नहीं सकता है। टीचर तो आपको ये बताएगा कि ये यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको सारा करना होगा। देखिए ये हैं सवाल, ठीक है। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे देखो x - 2 = 7 है, माइनस के 2 हैं, इधर जाएंगे प्लस के 2 बन जाएंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए y का मान प्लस का 3 है, इधर जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा, 10 में से 3 गए 7, तो y का मान कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर देखो इधर प्लस का 2 है तो इसको इधर भेज दो, 6 में से 2 गए कितने बच जाएंगे 4, तो z का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे करने, जैसे ये गुणा में है, इधर भाग में, ये भाग में है, इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। देखो सॉरी, ये सारे के सारे सवाल हैं वो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखो फिर ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही समीकरण हल कर पक्ष में, ये भी बिल्कुल ही ऐसा है। मैंने क्या बताया था आपको कि 2x - 3 = x + में 2, तो जो x के पद है ना उनको एक तरफ एक साइड में ले आना है और जो बिना x के हैं उनको एक तरफ ले आना है। जैसे ये देखो 2x - 3x + 2 है, तो देखो 2x इधर माइनस का 3 है, इसको इधर भेज दो, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये 2x = x + में 5 बन गया। अब ये x इधर प्लस का है, इधर ले आओ, माइनस का बन जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा ही किया गया है। देखो जैसे ये है 5x + 7/2 = 3/2x माइनस में 14, कैसे करोगे, ये प्लस का 7/2 है, इसको इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा माइनस का 14 माइनस का 7/2, और ये इधर 5x है माइनस का 3/2x,
आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा अजीब तरीके से किया हुआ है। आप डायरेक्ट इसके आंसर देखना। अब देखो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये 3x बराबर 2x प्लस 18 है। अब की बार इस 2x को इधर लेके आना है, तो x का मान क्या बच जाएगा, 18 बच जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, ऐसे ही आप 5t माइनस 3t है, तो इस -3 को इधर ले जाओ, इस 3t को इधर ले आओ। निशान आपको ध्यान रखना है, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। ठीक है, देखो ये आप प्रैक्टिस के लिए, देखो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। देखो कॉन्सेप्ट है वो इससे बाहर नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। ऐसे आप क्वेश्चनों की चाहे कितनी प्रैक्टिस करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे अलजेब्रा के अंदर। जैसे 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, इस संख्या में अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या में जोड़ने पर इतना इतना प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को ना आप XYZ मान करके मत करना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, और ना ही आप उसे निकाल सकते हो। कहीं प्लस माइनस की गलती होगी तो पूरा का पूरा झंझट बिगड़ के रायता फैल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है आंसर चेक। ठीक है, कैसे, जैसे 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, दोनों अंकों में 3 का अंतर है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करो, जो ऑप्शन में 4 संख्याएँ लिखी होंगी, ठीक है, उन चारों में प्रत्येक को चेक करो। चेक करने में बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीबन 30 सेकंड में आप कर दोगे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये सवाल था कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, तो इसका उत्तर है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो है 85। तो मान लो ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो और उसमें संख्याएँ लिखी हो 85, और जैसे यहाँ पे 96 लिख दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अंकों का अंतर भी कितना है, 3 है। तो मान लो इन दोनों को चेक करते हैं हम। ठीक है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या में जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। जैसे 85 है, तो 85 में अंकों को बदल के जोड़ के लिखोगे 58 होगा, और इसमें बदलोगे तो कितना होगा, 69 होगा। देखो 9 6 15 को 5 ऐसे लागिए, ये कितने बन जाएंगे, 165 बन जाएंगे। लेकिन 165 नहीं, कितने चाहिए, 143। तो फिर इसको चेक करके देखो, आसानी से चेक करके और आपको मिल जाएगा। और वैसे यदि आप करोगे तो देखो इतना मोटा होगा। जैसे ये एज वाले पर्सन है, ठीक है, अर्जुन की आयु सीरिया की आयु की 5 गुनी है, 5 वर्ष पहले सीरिया की आयु 2 गुनी थी, 3 गुनी थी। कैसे करोगे बताओ। देखिए जैसे अर्जुन की आयु सीरिया की आयु की दुगनी है, यानी मान लो अर्जुन की आयु 1 वर्ष है, तो जो सीरिया है उसकी नहीं, अर्जुन की आयु कितनी है, 2 गुनी है, तो सीरिया की आयु कितनी होगी, इसकी आधी होगी या फिर 1 गुनी होगी। ऐसी बात है कि अर्जुन की आयु सीरिया की आयु की दुगनी है, तो अर्जुन की आयु 2 वर्ष है, तो ये सीरिया की आयु कितनी है, 1 वर्ष, इससे दुगनी है। 5 वर्ष पहले, यानी इससे 5 वर्ष पहले, देखो ये 2 है, ये 1 है, इससे 5 वर्ष पहले सीरिया की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु सीरिया की आयु की तिगुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले तिगुनी थी, यानी एक है, यहाँ पर कितनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे करोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये सारे की सारी क्वेश्चन है। अब इन्हें एक संख्या सोचती है 5/2 घटा करके, तो आप इनको सारी के सारी क्या करोगे, जो ऑप्शन है ना, उत्तर है, उसी से निकाल के देखोगे। ठीक है, और देखिए ये जो मैंने एज वाले क्वेश्चन है ना, उनकी एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं मैंने, तब वो देखना। और वरना इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा प्रतिशत, ठीक है, तो उस सीरीज़ के अंदर जब अर्थमेटिक करेंगे तो उनमें मैं आपको ये भी प्रश्न बताऊंगा, तो आप वहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं बहुत सारे फ्री कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला है समीकरणों को सरल रूप में बदलना। तो समीकरणों को सरल रूप में कैसे बदलेंगे, जैसे ये है कि 6x प्लस में 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3/6। तो मैंने क्या बताया था कि जो x वाले हैं उनको एक तरफ और जो बाकी बचे हैं उनको एक तरफ। तो देखो 6x प्लस 1, ये कैसे कर दिया इसने, चलो इसमें कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखो आप कि 6x प्लस में 1/3 और माइनस का x माइनस 3/6 बराबर में 1। ठीक है, अब क्या करोगे, 6 और 3 का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर माइनस का निशान, इसको सोल्व करोगे, कर लोगे आसानी से।
देखिए मेरे पास ऐसी वो तो जगह अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, आते हैं। ठीक है, बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं आता है, प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप एक एक्सपर्ट एग्ज़ाम नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखिए मैं ये करवा भी सकता हूँ कि एक पेज पर लिख करके आपको करवा दूँ, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से मुझे आएंगे, आपको नहीं। ठीक है, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ये सारे के सारे सवाल। अब देखो कुछ कुछ सवाल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, तो हमें इनको रैखिक रूप में बदलना होता है। बदलेंगे कैसे? तिरछा गुणा करवा करके। तिरछा गुणा यानी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 2x माइनस 3 को, सॉरी 2x प्लस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें करवाया हुआ है ना, 2x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो और फिर 8 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो 2x 3 को किससे करवाया? 2x प्लस 3 से, और इधर 8 को किससे करवाया? x प्लस 1 से, और फिर आगे हमने कर लिया। देखो ये शॉर्टकट तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, और आगे फिर ये रैखिक समीकरण बन जाएगी। वो बहुत आसान है इसको आगे सॉल्व करना। देखिए मैं इसको झपाझप क्यों बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आप प्रैक्टिस, मतलब सिंप्लीफिकेशन है, प्रैक्टिस है, तो आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो वो इतना दोहरा नहीं होगा, आप कर लोगे आसानी से। क्वेश्चंस आएंगे अभी। ठीक है, जैसे ये देखो, अनु तथा राज की वर्तमान आयु कितनी है? 4:5 है। 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? 5:6 होगी। अब देखो 4 और 5 से जा रहे हैं, कितने का फ़र्क आ रहा है? +1 का फ़र्क आ रहा है। कितने का आ रहा है? देखो 4 से 5 और 5:6। देखो 4 से 5 और 5 से 6 कितने का आ रहा है? 1 का। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद, और हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है? 1 वर्ष बाद। तो हमें क्या करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई कराना होगा। इसको क्या कराएंगे? 8 चौके 32 और 8 पंजू 40। फिर इसको देखो 8 पंजे 40 और 8 छिके 48। अब आप खुद देखो 32 में 8 जोड़े, अरे ये क्या हो गया? 40 आएगा यहाँ पे। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखो आप, ठीक है, 32 में 8 जोड़े 40 और 40 में 8 जोड़े 48, 8 साल का फ़र्क आ गया ना। अब ये क्या बोल रहा है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? इसकी 32 होगी, इसकी कितनी होगी? 40। जिसकी पूछिए उसकी बता दो। अनु की कितनी है? 32, और राज की कितनी है? 40। देखिए मैंने ऐसे ही ना एक वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए, तो उसका आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा उसको लगातार। ये ऐसे किया हुआ है ना, देखो मैंने इसका आंसर का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका आंसर यही है। ठीक है, आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको यही समीकरण, आपको यही आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो ये इसको डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, इसको 15/1 लिख लो डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट, बिल्कुल आसान आसान है। जैसे ये देखो हरी और हैरी की वर्तमान आयु कितनी है? 5:7 है। कितनी है? 5 अनुपात कितनी है? 7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3:4 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3:4 हो जाएगी। देखो 5 से 3 है, कितने घट रहे हैं? 2 घट रहे हैं, और 7 से 4 घट रहे हैं, कितने? 4 और 3 घट रहे हैं, बराबर नहीं है ना, तो हमें इनका रेशो बराबर करना होगा। देखो फिर कैसे करते हैं? 5 और 7 में अंतर कितने का? 2 का। 3 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। पहले तो ये अंतर बराबर करो। अंतर कैसे बराबर होगा? इसको तो लिख दो 5:7, और इसको लिख लो 6:8। ठीक है, अंतर बराबर कर दिया। यहाँ पर 2 का अंतर है, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर हो गया? 2 का। अब देखो 5 में 1 जोड़ा 6, 7 में 1 जोड़ा 8, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 20, और ये 7 चौके 28। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हरी की आयु कितनी होगी? 20, और हैरी की कितनी होगी? 28। आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये हमने, अरे हाँ ये तो हमने बता दिया था मैंने पहले ही, रैखिक समीकरण का हल और क्या कुछ हो सकता है वह पहले आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मेन टॉपिक
क्या कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। और इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है हर बार, उसी में से आता है। इसके अलावा अभी तक मैंने जो बताया है वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, समझ में आने वाला लाइक जैसे हाल नहीं कुछ था नहीं कुछ, ठीक है, वो आपको आना ही चाहिए। मैंने स्टार्टिंग की जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। इसमें दो चर मिलेंगे हमें, एक्स और वाई, ए और बी, एम और एन, पी और क्यू, डब्ल्यू और एस, ठीक है। आपको इस प्रकार दो दो मिलेंगे, ठीक है। और इसके जो गुणा में होंगे ना, एक्स और वाई के जो गुणा में होंगे वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा 0.x प्लस 0.y, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको दो समीकरण मिलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे, ठीक है। इनको हल कैसे करते हैं, इसको हल करने की वैसे विधियां हैं, 3 विधियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखो ये समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से देखो। जब हम दो रैखिक समीकरण युग्म हल करेंगे, तो हमें 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। और वो दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से जब हल करते हैं ना, तो वो दोनों की दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदित भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और समपाती भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और समपाती भी हो सकती हैं। लेकिन हमें बेरा कैसे पड़ेगा वो देखिए, वो समझेंगे इस सारणी से। और इस सारणी को है ना ढंग से समझ लेना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आउट नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये इस प्रकार आपको 2 समीकरणें मिलेंगी, ठीक है। और आपको ये बताना होगा कि ये प्रतिच्छेदी कर रही है या समपाती है या समानांतर है, या इनके हल अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक है, या फिर इनका क्या है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिखना होगा। अब ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है क्या, देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरे रुक जा। देखो ये है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हो गया कि जो x के गुणांक में है, x के जो गुणा में लिखा हुआ है उसको क्या मानेंगे a1, जो y के गुणा में लिखा हुआ है उसको क्या मानेंगे b1, और जो एक सिंगल अंक बच गया उसको क्या मानेंगे c1, ठीक है। इसी प्रकार x के जो गुणा में है, वह दूसरा जो समीकरण होगा, जब x के गुणा में है उसको मानेंगे a2, जब y के गुणा में है उसको क्या मानेंगे b2, और जो दूसरी समीकरण में x और y के बिना बचा हुआ है, बचा कुचा सारा, उसको क्या मानेंगे c2। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पर, वैसे आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो x के गुणा में कौन है 1, उसको क्या मानेंगे a1। देखो यहाँ पर a1/a2 लिखा हुआ है तो a1 क्या है 1, और दूसरी समीकरण में x के गुणा में 3 लिखा हुआ है उसको क्या मानेंगे a2, तो 1/3। इसी प्रकार y के गुणा में कौन है -2, y के गुणा में कौन है 4, फिर जो बचा खुचा है वो कितना है, अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 0, तो क्या है 0, और इसमें बचा खुचा क्या है -20, ठीक है। इसी प्रकार इससे लिखेंगे, इसी प्रकार इससे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इतने बात का बेरा पड़ गया होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होता है, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या करेंगे, हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपात कौन कौन से, जो हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात किए हैं, ठीक है। जब हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात किए हैं तो हम पता करेंगे कि a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के। यदि बराबर हैं तो कुछ और होगा, यदि बराबर नहीं है तो वे क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेगी, बताओ जब ये दोनों रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी तो हमें हल कितने मिलेंगे, एक हल मिलेगा। कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है केवल एक हल मिलेगा, हल अद्वितीय होगा, हल एक ही होगा, हल निश्चित होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी लैंग्वेज चेंज की हुई मिल सकती है। तो हमें इतना याद रखना है कि उसका एक हल होगा या फिर अद्वितीय होगा। रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो 1/3
और -2/4 हमें बराबर मतलब पता चल रहा है ये प्लस का ये माइनस का तो बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। इसी प्रकार इस समीकरण में देखो 2/4, 3/6, -9/-18, देखो 2/4, 3/6 इसको काटोगे 1/2 बन जाएगा, 2/4 को काटोगे 1/2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9/18 1/2, यानी सारे के सारे क्या हैं, बराबर में हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है किसकी, C1/C2। देखो ये एक रेखा है और दूसरी रेखा इसके ऊपर है, जैसे इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर संपत्ति है। तो बताओ हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। देखो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारे पर मिल रहे हैं, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और ये रेखाएं कौन सी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती। तो यहाँ तक आपको दो बातें पता चल गई होंगी कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी और रेखाएं समपाती कब होंगी, इनका हल अद्वितीय कब होगा और इनके अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो हमें एक तीसरी समीकरण दी गई है जिसमें A1/A2 B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों की दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो बताओ कोई हल मिल सकता है क्या, नहीं हल मिल सकता। तो क्या आंसर क्या होगा कि कोई हल नहीं है, कोई हल यही होगा कि कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने तो मेरी जान में आपको सारी की सारी कंडीशन है वो बड़े तरीके से बता दी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी आगे सवाल भी हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, हम कर देंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। आपको मेनली क्या याद रखना है, ये कंडीशंस, और कंडीशंस क्या होती हैं, भूल जाते हैं। तो भूलने का एक ही इलाज है, देखो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब पहले वाली दोनों कट जाएं। समानांतर कब होंगे, जब पहले वाली दोनों बराबर हो जाएं। सारी बराबर है तो कोई जोड़ी नहीं है, क्या होंगी, वो समपाती होंगी, ठीक है। और देखो इसके अलावा हमें एक बात और मिल सकती है उलझाने के लिए कि ये जो निकाय है इसे क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। और इस निकाय का हल संगत है अथवा असंगत। तो संगत कब होगा, मतलब बात संगत कब, मतलब बात कब सी जचना लगेगी अपन है, मतलब बातें कब हमें सही स्टिक पता होगी, कब, जब हमें उनका कोई ना कोई हल मिलेगा, चाहे हल एक मिल जाए चाहे अनंत मिल जाए, तब तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, निकाय असंगत होगा। तो जब रेखाएं समानांतर होंगी तो क्या होगा, निकाय असंगत होगा। और जब प्रतिच्छेद करेंगी और संपाती करेंगी तो रेखा मतलब निकाय क्या होगा, संगत, ठीक है। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। और जब हम इनकी आपस में तुलना करवाएंगे तो A1/A2 और B1/B2 यदि बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यदि तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगी, और ये समानांतर हैं तो तीनों के तीनों बराबर होंगे। देखिए ये बात आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन समझनी तो पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आप किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीटेट का दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहे हो। सेकंड ग्रेड का भी यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो इस सारणी से तो क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और क्यों आता है वो भी बता दूँ, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहता, वहाँ पर सारे के सारे उलझ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्या है, कौन A1 A2 के बराबर होगा कि B1 B2 के बराबर होगा, प्रतिच्छेद कब करेंगे, समानांतर कब करेंगे, संपत्ति, इसमें थोड़ी उलझ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपके लिए क्वेश्चन, तीनों की तीनों समीकरणें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इनका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए और इनके आंसर है वो पता कीजिए। देखो मैंने बताया था ना कि ये ज़रूर पूछेगा कि कौन सा निकाय संगत है या असंगत। तो जब रेखाएं संपत्ति और प्रतिच्छेदी हों तो निकाय क्या होगा, संगत। और जब रेखाएं समानांतर हो तो निकाय क्या होगा, असंगत। देखो अब आप है ना इनको डायरेक्ट कर लीजिए, ये ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि आपसे नहीं पूछी जाएगी कोई भी एग्ज़ाम के अंदर। आप इनको डायरेक्ट हल कीजिए और पता कीजिए कि इनके निकाय संगत है या फिर असंगत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको आप ही करनी होगी, मैं यहाँ पर निकाल के देखूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए वो तो हो गई ग्राफीय विधि, ठीक है। तो अब दूसरी विधि आती है बीजगणितीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि में मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट तरीका, वही करना है, उसी के द्वारा आपको हल मिल जाएंगे।
अब आता है इनको बीजगणितीय विधि के द्वारा, क्योंकि हम पढ़ तो बीजगणित रहे हैं, अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं, तो एल्जेब्रिक मेथड भी तो होना चाहिए कोई ना कोई। तो इस एल्जेब्रिक मेथड 3 मेथड हैं इसके। कौन कौन से? एक तो प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक है वज्रगुणन। आपको को 2 ही विधियाँ पढ़नी है, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है। ज़्यादातर प्रतिस्थापन और विलोपन काम आती है, वज्रगुणन बहुत लंबी चौड़ी विधि है और एग्ज़ाम में उसको करना अभिमन्यु का जो चक्कर था ना, उसको तोड़ने जैसा है, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन का अर्थ देखो, प्रतिस्थापन यानी दूसरे का स्थान ग्रहण करना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया? दूसरे का स्थान ग्रहण करना। जैसे आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। फुटबॉल के अंदर जिस प्रकार फुटबॉल का जब 10 या 12 जनों का एक सर्कल बना करके और फुटबॉल को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें फुटबॉल अपना स्थान चेंज करती है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के पास, तीसरे से चौथे व्यक्ति के पास, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर स्थान चेंज करना होगा और वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ से x का मान निकालें वो इसमें पुट करें, यहाँ से y का मान निकालें इसमें पुट करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से, जैसे ये दूसरी समीकरण है, अरे क्या हो गया है, जैसे यहाँ से x का मान है, यहाँ से x का मान कितना आएगा 3 माइनस में 2y, और आप x का मान यहाँ पुट करा दो 7x माइनस 15y बराबर में 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे x का मान है 3 माइनस 2y, मैंने इस समीकरण से निकाल दिया x का मान 3 माइनस 2y, और फिर मैंने इसमें पुट करा दिया समीकरण 1 में। ज़रूरी नहीं है कि आप x का मान इसी से निकालो, आप y का मान भी निकाल सकते हो इसी समीकरण से, 3 माइनस x बटे 2। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इससे भी निकाल सकते हो 2 प्लस 15y बटे 7, और वो इसमें पुट करा। आपकी हिम्मत, मतलब आपको उस टाइम डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा मान निकालना है, ठीक है, कौन सा मान निकालना ईजी रहेगा, ठीक है। तो देखो x का मान 3 माइनस 2y रख दिया, अब देखो ये बन गया 21 माइनस में 14y माइनस में 15y बराबर में 2। अब देखो ये एक चर वाले रेखिक समीकरण बन गए, और एक चर वाले रेखिक समीकरण आपको पहले से सॉल्व करने आते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हम रियलिटी में हम इस विधि में कर क्या रहे हैं, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापना विधि है या फिर प्रतिस्थापन विधि है। आप देखो कैसे भी करो आप इनको, चाहे विलोपन विधि के द्वारा करो चाहे कैसे ही करो, इससे x का मान निकालो इसमें पुट करो, y का मान पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से देखो s का मान यहाँ से निकालो इसमें पुट करो, कैसे भी आप निकालो इनको, ठीक है। आप इनकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आती है विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि देखो, विलोपन विधि की जो मेन बात है ना, वो है विलोप करना। विलोप करने का मतलब विलुप्त करना। देखो विलुप्त कब हो गए, जब दोनों, मान लो किसी जंगल में युद्ध चल रहा है, ठीक है, और दोनों बराबर बराबर के हुए, तो युद्ध कभी भी शांत नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कभी नहीं कर पाएंगे, उनमें से एक को कमज़ोर होना पड़ेगा यदि युद्ध को शांत करना है, ठीक है। युद्ध को कोई एक निर्णायक, मतलब निर्णायक देना है, युद्ध यदि निर्णायक करना है यानी हार या जीत का फैसला करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक को बिल्कुल डाउन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक को प्लस करेंगे और दूसरे को माइनस। जब ये प्लस वाली फौज इस माइनस वाली फ़ौज से भिड़ेंगी, तो ये दोनों आपस में लड़ मिल के क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। जैसे देखो इधर से प्लस के 10 सैनिक आ रहे हैं और इधर माइनस के 10 सैनिक आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट पिट के कितनी हो जाएंगी, ज़ीरो। अब देखो ये प्लस के 10 हैं, इसको माइनस के 10 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी, ज़ीरो। ठीक आपको वैसा ही कहाँ करना है, यहाँ करना है। जैसे 9x माइनस 4y बराबर 2000 है, 7x माइनस 3y बराबर 2000 है, तब क्या करो, या तो जो x के गुणा में है उनको बराबर करो, या जो y के गुणा में है उसको बराबर करो, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ x की। देखो 9 का पढ़ा बोलो, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, और 7 नीम कितना होता है 63, मिल गए ना। यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दूँ और इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 7 नीम 63 और 9 7 63, मतलब दोनों हमारे मिल गए, और हम इनको काटापेटी करके कर सकते हैं। देखो मैंने इसको 7 और 9 से मल्टीप्लाई कराया है, तो याद रखना 7 का पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि एक पद में आपने कर दिया, इस 7 का पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बन जाएगा, 7 नी 63x माइनस 7 चौके 28y बराबर में 7 दूनी 14,000,
मेरी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार इस नीचे वाले समीकरण को 9 से मल्टीप्लाई कराना है तो 9 को पूरी समीकरण से मल्टीप्लाई कराना होगा। जो 9 साथी 63x माइनस 9 तिया 27y बराबर में 18,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या मैं y के भी मान बराबर कर सकता हूँ क्या? जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, यानी यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ, देखो 4 तिया 12 और 3 चौके 12 हो सकते हैं। देखो इस पूरी समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 9 तिया 27x माइनस 12y और 3 से कराएंगे तो 3 दूनी 6,000। फिर इसी प्रकार इसको 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा तो 4 साते 28 माइनस 4 तिये 12y और 4 दूनी 8,000। ठीक है, अब देखो यदि माइनस 12y और माइनस 12y इन दोनों के निशान बराबर हैं, माइनस माइनस, तो हमें क्या करना होगा? एक को तो चेंज करना होगा ना। तो एक को चेंज करने के लिए क्या करें? इन दोनों समीकरणों का घटाव कर दें। क्या कर दें? घटाव। जैसे ही घटाव करेंगे ना तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, और ये प्लस का है, ये माइनस का, हो गए ना निशान चेंज। अभी देखो ये माइनस का 12y, ये प्लस का 12y, कैंसिल आउट। 27 में से 28 गए, क्या बचेगा? माइनस का x, और 6,000 में से 8,000 घटाएंगे, क्या बचेंगे? माइनस के 2,000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x का मान कितना आ गया? 2,000, और x का मान 2,000 हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। यह है विलोपन विधि, सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है, सस्ता, टिकाऊ, लंबा चले सालों साल तक, वही मेथड है ये। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, 2x प्लस में 3y बराबर में 8 और 4x प्लस 6y बराबर में 7। तो देखो हमने इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये दोनों के दोनों समीकरण हमें मिल गए। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात, अब गलती कहाँ करोगे? गलती करोगे आप गुणा करवाते समय। गुणा करवाओगे तो क्या करोगे? आप या तो इस चीज़ को गुणा करवा दोगे, या इस चीज़ को गुणा करवा दोगे, या फिर इससे गुणा करवाने में। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि गुणा है वो पूरी की पूरी समीकरण में हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ये सवाल है तो आप इनको कैसे भी करो, प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, आपकी मर्जी है। आपका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपकी रफ कॉपी चेक नहीं करेगा कि इसने कैसे किया है, इसने विलोपन से किया है, इसको 1 नंबर दे दिया जाए, और इसको नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फिर आती है वज्रगुणन विधि। आपको नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ना है इसके चक्कर में। आप इन्हीं सवालों को किससे करोगे? या तो प्रतिस्थापना विधि से करोगे, और या किससे करोगे? विलोपन विधि से करोगे। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, आप इनको किससे करोगे? विलोपन विधि। जैसे देखो ये सवाल है कि 1/2x, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सवाल है। एक ही बता रहा हूँ मैं, थोड़ी सी ट्रिक बताऊँगा, उससे आप कर देना। 1/2x प्लस में 1/3y, तो आप क्या करोगे? 1/x को किसके बराबर मानोगे? p के बराबर, और 1/y को किसके बराबर मानोगे? q के बराबर। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? देखो 1/x को p के बराबर मानोगे तो ये क्या बन जाएगी? p/2, प्लस 1/y को q माना है तो ये क्या बन जाएगी? q/3 बराबर में 2। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सारे के सारे आपको ऐसे ही करने हैं। देखो हमने इसमें देखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ये होते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सारी की सारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, और ये कभी भी 0 के बराबर है वो नहीं होती है। ये आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि द्वारा और बीजगणितीय विधि द्वारा। फिर देखो बीजगणितीय विधि भी 3 प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। वज्रगुणन विधि के बारे में आपको नहीं पता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको वज्रगुणन विधि के द्वारा नहीं पता है, वरना बहुत लंबी चौड़ी है वो। फिर प्रतिस्थापन और विलोपन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में ये सारे के सारे हैं। और देखो ये स्थितियाँ हैं, आपको ये स्थितियाँ तो कन्फर्म अंगुलियों पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कैसे? जैसे देखो
क्वेश्चन आएगा कि A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B1, ठीक है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? असंगत। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। इस स्थिति में क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में मैंने आपको बताया क्वेश्चन कहाँ से आएगा, या तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के द्वारा, मतलब कोई दो समीकरण दे देगा उनको हल करने का। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा? कन्फर्म आएगा, CFM लिख करके छोड़ दो आप, तो CFM, ठीक है, कन्फर्म। जो मैंने तीन जो अनुपात बताए हैं मैंने कि प्रतिच्छेदी कब होंगी, समानांतर कब होंगी और वो संपाती कब होंगी। तो देखिए फ्री क्लासेस के लिए आप एक्सपर्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री PDF नोट्स और अन्य कोई भी जानकारी पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है एक्सपर्ट एग्जाम नाम से, उसमें जुड़ जाइए। देखिए इसके अंदर बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए, इसी तरीके से क्लासेस देखते रहिए। और जल्द ही तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, और अर्थमेटिक एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज से करेंगे। आप अर्थमेटिक की क्लास लीजिएगा। देखिए ऐसे तो किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि आप आए और वीडियो देख लिया, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कल से परसेंटेज हो रहा है, तो आप मुझसे पूरा परसेंटेज पढ़ के देखिए। मैं परसेंटेज के आपको लगभग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए ना, कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन करवाऊँगा, उससे आपका पूरा का पूरा परसेंटेज क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। उससे आउट ऑफ पर्सन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये रीट और सीटेट छोटे एग्ज़ाम है, ठीक है। और मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आप मेरा कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया है, ठीक है। अगर वो पकड़ लिए ना, तो फिर आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप देखोगे, सीखोगे, ठीक है। तो जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।